वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं टैक्सेशन, और ये टैक्सेशन होगा एमकॉम सेमेस्टर थर्ड वाले स्टूडेंट के लिए। और ये खासतौर पे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में आज स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि है क्या, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन कंपनी। क्योंकि ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इसलिए है कि यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एक या दो सम आते हैं। इस चैप्टर को एक अच्छा से कॉन्शियस होकर के हम लोग को स्टडीज करनी है, और मैं भी ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊंगा। मैं एक एस्टिमेट कर रहा हूं कि इस चैप्टर में मुझे कम से कम 3 से 4 क्लासेस देनी पड़ेगी, क्योंकि आज मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक चीजें। क्योंकि कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है टैक्स का रेट, तो आज मैं टैक्स का रेट, उसके बाद डीम्ड इनकम, जो भी इस चैप्टर का मेन बैकग्राउंड है, ओवरव्यू है, आज का ही क्लास में मैं बताऊंगा। सारा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियोज के अंदर, इसमें जो टैक्स का रेट है डीम्ड इनकम पे, उसका डीम्ड इनकम का टैक्स की रेट क्या है, कंपनीज का टैक्स का रेट क्या है, डीम्ड इनकम कहते किसको है, उसका मीनिंग क्या है, इनमें कौन कौन सा ऐसा आइटम है जिसको हम लोग डीम्ड इनकम में इंक्लूड करते हैं। और ये अपने आप में एक अच्छा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है। और आ बात ये चैप्टर का बेसिक क्या है सर, क्या ये टफ चैप्टर है, आप इतना बोले जा रहे हो, तो नहीं, ये भी चैप्टर वेरी वेरी सिंपल है, प्रसाद स्वरूप है। जो भी प्रसाद को ग्रहण करेंगे वो सभी को पचेगा, डाइजेस्ट होगा। प्रसाद ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होता जिसको पचता नहीं है, तो इसलिए ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग अच्छा से स्वीकार करेंगे। ये चैप्टर इजी वे से आप समझोगे, क्योंकि वेरी वेरी सिंपल है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस 2 आते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग कॉन्शियस होकर के और अच्छे से इस चैप्टर को स्टडीज करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेट ऑफ टैक्स की बात, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में रेट के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग रेट के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हम लोग टैक्स का कंप्यूटेशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये क्या है, कंपनीज का है। मैंने इससे पहले वीडियोज बनाया था, वो क्या था, स्लैब रेट था, जो इंडिविजुअल और एचयूएफ पे वो अप्लीकेबल होती है। रिबेट के बारे में मैंने बताया था, सिर्फ और सिर्फ किस पे होती है, तो वो इंडिविजुअल के लिए। लेकिन आज मैं जो बता रहा हूं, ये कंपनीज का टैक्स का रेट क्या है उस पे मैं आ रहा हूं, ठीक है। तो चलते हैं, आप लोग रेडी होंगे, अपना अपना नोटबुक निकालेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। रेट ऑफ टैक्स मतलब टैक्स की रेट, ठीक है। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यदि कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन है, ये इसका रेट है 15%। इसका सेक्शन की बात करूं तो 111 एक के अकॉर्डिंग आता है, इसका टैक्स का रेट है 15%, ठीक है। अंडर सेक्शन कितना है, 111 एक के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। इसका टैक्स का रेट होगा 15%। दूसरा होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर ये लिख देता हूं, ठीक ना। ये है आपको एक अंडर सेक्शन कितना है, 100, इसमें क्या आता है, इसमें 2 है, 112 आता है, 112 और 112 ए आती है, ठीक ना। तो 100 अंडर सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग ये टैक्स की रेट होती है 10 या 20%। मैं बताऊंगा 10 क्यों है और 20 क्यों है, ठीक है। एक होती है 3 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक ना, अंडर सेक्शन 112 ए के अकॉर्डिंग इसका रेट है आपको 30%। मैं बताऊंगा इनमें से कौन कौन सा ऐसा रेट है जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसी को याद रखना, सारा टैक्स का रेट को याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक ना। उसके बाद है 4th में कैजुअल इनकम, ठीक ना, 115 ए बी ए, इसको सेक्शन छोड़ दिए 100, क्योंकि इसमें कई का आता है, 115 ए बी सी बी है, तो इसलिए मैं इसका सेक्शन को इग्नोर करके चलता हूं। कैजुअल इनकम एट द रेट ऑफ कितना है, 30%, कितना है
30%। ठीक है, कैजुअल इनकम इसको बोला जाता है जो ओकेजनली अराइज हो जाती है। ठीक ना, मैं थोड़ा सा लैपटॉप को बैक कर दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वीडियोस दूसरा को रन होने लगा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको मैं बैक कर रहा हूं और आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे ताकि किसी प्रकार का इशू नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इस वीडियोज को ये कर दिया हूं, ठीक ना, क्योंकि इसी में 115 बीबीए भी आती है। अब एक कैजुअल इनकम का मतलब होती है वैसा इनकम जो ओकेजनली अराइज हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कैजुअल इनकम में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अक्सर आता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग। इन तमाम प्रकार के जो इनकम होती है उसको बोला जाता है कैजुअल इनकम। ये 30% हुआ। यहाँ पर एक चीज और याद रखेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अंडर सेक्शन 112 मतलब धारा 112A के अकॉर्डिंग जो 30% है, आप इसको याद नहीं भी रखेंगे तो काम चलेगा। सिर्फ आप याद रखेंगे जो मेन बीबीआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेक्शन की जरूरत नहीं, सिर्फ 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल को 20%, कैजुअल इनकम का 30%, ऐसे याद रखेंगे। यहाँ पे भी 10 नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना है तो मुझे ईच एंड एवरी चीज बतानी पड़ेगी। 10% तब अप्लाई होती है जब विदाउट इंडेक्सेशन की होती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हम लोग इंडेक्सेशन अप्लाई करते हैं। यदि विदाउट इंडेक्सेशन का उस पर टैक्स निकालते हैं तो वहां पर 10% लगाया जाता है। तो मैं समझता हूँ इसको आप याद नहीं भी रखेंगे तो काम चलेगा, सिर्फ 20 याद रखेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना चलेगा, 20%। कैजुअल इनकम है 30%। अब आते हैं एक फिर मोस्ट इंपोर्टेंट है 5वां में आपको डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम, ठीक ना। डीम्ड इनकम का रेट है आपको कितना है, इसका स्पेशल थोड़ा सा रेट है। डीम्ड इनकम लगते हैं एट द रेट ऑफ 60%, ठीक ना, प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 25% और हेल्थ एजुकेशन तो 4%, वो सभी पे अप्लाई है, हमेशा याद रखेंगे। कंपनी का टैक्स जो है कॉर्पोरेट टैक्स 6 में, कॉर्पोरेट टैक्स है, क्या है, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है 25%, ठीक है, और दूसरा होता है 30%, ठीक है। 30 जब टर्नओवर एक्सीड्स 400 करोड़। यदि उस एसएससी कंपनीज का टर्नओवर 400 करोड़ से एक्सेस होगा तो वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स की रेट होगी 30%। यदि 400 करोड़ से बिलो होगा तो 25%, ठीक है। सरचार्ज की बात करें, यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे कंपनी के केस में जो सरचार्ज होती है, सरचार्ज प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 7%। इफ कब, इफ इनकम ग्रेटर देन 1 करोड़, जब उसका इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करेगा। तो एक बार मैं फिर से ऑन कैमरा देख ले रहा हूं, क्या आप लोगों तक दिखाई दे रही है, एकदम इजी वे से समझते चलेंगे, ठीक है। क्या समझे, ये किसके लिए, एमकॉम सेमेस्टर 3rd वाले स्टूडेंट के। आप लोग को एग्जामिनेशन होने वाले हैं इसलिए मैंने वीडियोस लेके आया हूं, कई स्टूडेंट का डिमांड थी, इसलिए आप लोग कॉन्शियस होकर के देखेंगे। और ये चैप्टर का ये बेसिक है, बैकग्राउंड है, ये जानना काफी जरूरत है और आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते चलेंगे। बहुत ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आएगा जो काफी अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस टॉपिक को यदि हम लोग अच्छे से कर पाते हैं तो हमारे लिए कॉर्पोरेट टैक्स काफी इजी होगा, ठीक है। एकदम ट्रिकी के साथ चलेंगे, एक्साइटमेंट के साथ और इजी वे से चलेंगे, ठीक है। हंसते खेलते हम लोग को स्टडीज करना है, क्योंकि कहा गया करत करत अभ्यास ते जर्मती हो तो सुजान रसली आवत जाते थे सिरते परत निशान। तो हम लोग को प्रैक्टिस कर लेना, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को ये चैप्टर इजी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना है,
मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी है तो इजी वे से एकदम हंसते खेलते इजी वे से चलेंगे। ठीक है सर, अब फिर बढ़ो। तो ये यहां तक आप लोग टैक्स के रेट के बारे में आपने समझा। अब थोड़ा सा यहां पे देखेंगे, एक क्वेश्चन अक्सर थ्योरी में आता है, व्हाट डू मीन बाय डिम्ड इनकम। ठीक है, आप क्या करोगे, लास्ट ईयर में यदि व्हाट डू मीन बाय डिम्ड इनकम नहीं आया होगा थ्योरी, तो इस बार आएगा निश्चित। थ्योरी भी आता है और नहीं भी थ्योरी आता है फिर भी डिम्ड इनकम जानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रैक्टिकल इसके क्वेश्चन होते हैं। ठीक ना, एकदम। चलिए, तो आप समझना डिम्ड इनकम क्या है। अक्सर क्वेश्चन भी देखेंगे थ्योरी में पूछा जाता है, व्हाट इज डिम्ड इनकम, व्हाट इज डिम्ड इनकम। डिम्ड इनकम क्या है, एक प्रश्न है यहाँ पे। ठीक ना, एकदम इजी वे से समझना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, किसी प्रकार के कंफ्यूजन की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, डिम्ड इनकम का मतलब माना गया, ठीक है, माना गया या अनुमानित आय। ठीक है, इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे, माना गया या अनुमानित आय। मतलब माना गया का मतलब क्या, क्या माना गया, माना गया का सेंस ये होता है जिसको आयकर ने मान लेता है ये आपका इनकम है, चाहे वो रियल में आपका हो या ना हो। तो देखिए कौन है, देखिए कहा गया डिम्ड इनकम। डिम्ड इनकम वैसे इनकम को बोला जाता है जब आयकर के दृष्टिकोण से वह आय सेटिस्फाइड नहीं होती है आयकर डिपार्टमेंट को कि आपका ये आय जो है, आपकी जो इनकम है, इसका नेचर क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मतलब आपने जो ये अर्जित किया है वो किन किन साधनों से और इसका क्या प्रकृति है, इस आय का नेचर क्या है और इसका सोर्स क्या है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एसएससी अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं कर पाती है तो उस इनकम को आयकर क्या करती है, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग उस आय को डिम्ड इनकम मान लेती है, यानी कि माना गया आय मान लेती है। कब, जब वह आयकर विभाग उस आय के बारे में पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं कि आपके द्वारा अर्जित किया गया आय किन साधनों से प्राप्ति हुई है और इस आय की प्रकृति क्या है। जब आयकर विभाग उस चीज को सेटिस्फाइड नहीं हो पाती है, संतुष्ट नहीं हो पाती है, तो उस आय को वो क्या करती है, क्या मान लेती है, एक डिम्ड इनकम मान लेती है। और डिम्ड इनकम पे आयकर विभाग सबसे ज्यादा प्रतिशत से टैक्स चार्ज करती है। तो कितना प्रतिशत से, तो 60% और प्लस सरचार्ज का कोई लिमिट नहीं है इसमें। टर्नओवर जितना भी अमाउंट है सभी पे 25%, उसके बाद 4% हेल्थ एजुकेशन तो सब में लगता ही है। क्या समझे, डिम्ड इनकम वैसा इनकम को बोला जाता है जब आयकर विभाग उस आय के बारे में, उस आय का न ही साधन की पता चल पाती है, न ही उसका नेचर की, कि एसएससी ने इस आय को उन्होंने कहां से अर्जित किया। तो उस प्रकार के आय को आयकर विभाग डिम्ड इनकम मान लेती है और उस इनकम पे सबसे ज्यादा रेट से वो टैक्स चार्ज करती है, जिसका रेट होती है, टैक्स की रेट होती है 60%, सरचार्ज होती है 25% प्लस हेल्थ एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। आई होप आपको बातें समझ में आ गई। उसके बाद कहता है डिम्ड इनकम में निम्नलिखित प्रकार के आयों को शामिल की जाती है, यानी कि डिम्ड इनकम इंक्लूड्स एज फॉलो। तो देखेंगे कौन कौन सा इनकम को हम लोग डिम्ड इनकम मानेंगे, ठीक ना। डिम्ड इनकम, डिम्ड इनकम, डिम्ड इनकम इंक्लूड्स, एकदम इजी है, देखेंगे एकदम पढ़ेंगे। डिम्ड इनकम इंक्लूड्स, पहला कैश क्रेडिट, इससे क्वेश्चन भी आया हुआ प्रैक्टिकल, थ्योरी भी अक्सर आता है, कैश क्रेडिट। दूसरा ऑन एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, ऑन एक्सप्लेन एंड ऑन रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद अनरिकॉर्डेड मनी,
रिकॉर्डेड एंड या और अनएक्सप्लेन मनी, ठीक ना। उसकी बात करती है इन्वेस्टमेंट फुल्ली एनी इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, ठीक है। इन तमाम प्रकार के जो आय है इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या मानती है? डीम्ड इनकम। तो देखेंगे कैश क्रेडिट क्या है, इसके बारे में समझेंगे। कैश क्रेडिट के बारे में, जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, जब कोई एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी प्रकार का डिपॉजिट हो और उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करी है कि मैंने इस कैश को कहां से रिसीव किया है और इसका नेचर क्या है, उस केसेस में आयकर विभाग उस कैश से संबंधित वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होती है, तो उस कैश क्रेडिट को आयकर विभाग क्या मानती है? डीम्ड इनकम मान लेती है और उस पर सबसे ज्यादा रेट से टैक्स चार्ज करती है। अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट का मतलब, जब आपके पास कोई बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने इन्वेस्टमेंट को लिखा बट उस इन्वेस्टमेंट के बारे में आयकर विभाग को आप एक्सप्लेन सही तरीका से नहीं कर पाया कि मैंने इस इन्वेस्टमेंट को कहां से करी और मैंने पैसा कहां से लाया, ठीक ना, और मैंने इस इन्वेस्टमेंट का सोर्स कहां से और इसका नेचर क्या है, उस सिचुएशन में आयकर विभाग उस इन्वेस्टमेंट को आय मान लेती है और उस पर सबसे अधिक के रेट से टैक्स चार्ज करती है। अनएक्सप्लेन एंड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होती है कि वैसा इन्वेस्टमेंट आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो लिखा लेकिन अच्छे तरीका से बता नहीं पाया, उसको बोला जाता है अनरिकॉर्डेड और अनएक्सप्लेन मनी। अनरिकॉर्डेड और अनएक्सप्लेन मनी का मतलब ये होती है कि आपके पास, ठीक ना, आयकर विभाग ने देखा किसी प्रकार का जो मनी है, मुद्रा है, कुछ मुद्रा हो सकती है, स्वर्ण हो सकती है, सिल्वर चांदी हो सकती है, बुलियन हो सकती है, डायमंड हो सकती है, या एनी अदर प्रीशियस अर्थात मूल्यवान आपके पास कोई वस्तु है जिसके बारे में आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा, उसको बोला जाता है अनरिकॉर्डेड और अनएक्सप्लेन मनी। और जिसके बारे में आपने आयकर विभाग को नहीं बताया कि मेरे पास ये कहां से आया, तो उस संपत्ति को, उस मूल्यवान संपत्ति को आयकर विभाग क्या मान लेती है? अनडीम्ड इनकम, ठीक है। एनी इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट को लिखा लेकिन पूर्ण रूप से उस चीज को आपने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद एक और होती है अनरिकॉर्डेड एक्सपेंडिचर। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंडिचर, उसका एक और होती है मनी बोरोड फ्रॉम ठीक है। अब देखेंगे एनी इन्वेस्टमेंट फुल्ली डिस्क्लोज हो गया। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंडिचर, आपके पास एक्सपेंडिचर है जिसको आपने सही तरीका से नहीं लिखा तो उसको भी वो इनकम मान लेती है। उसके बाद मनी बोरोड फ्रॉम हुंडी, हुंडी के द्वारा यदि आपने किसी प्रकार के ऋण लिया है तो वह अकाउंट पेई चेक के द्वारा होनी चाहिए। अकाउंट पेई चेक के अलावा कोई दूसरे माध्यम से यदि आप लोन या बोरो करते हैं, मनी बोरो या लोन बोरो आप करते हो और उसको अकाउंट पेई चेक के अलावा, तो उसको भी आयकर विभाग क्या करती है, क्या मान लेती है, उसको मानती है डीम्ड इनकम। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। रेट ऑफ टैक्सेशन, डीम्ड इनकम क्या है। अब मैं एक दो सम करता हूं छोटा सा, और इस छोटा सा क्वेश्चन को छोटा मत समझिएगा, नहीं तो एग्जाम में आपको एक काफी मोटा भारी पड़ेगा रकम। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है। हाँ सर, थोड़ा सा बता दो, ठीक है। मैं थोड़ा सा पहले इसको मिटाता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन तो देखेंगे मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 2 लेके आया हूं। देखेंगे कौन सा बुक है, निगमीय कर। देखेंगे कॉर्पोरेट टैक्स, जिनके पास ये बुक है वो निकालेंगे। दूसरा नंबर इलस्ट्रेशन कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 5वां। ये क्या है,
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन कंपनी चैप्टर 5 है ये, ठीक ना। चैप्टर आपको क्या है, 5 नंबर चैप्टर है, ठीक है। तो देखें क्या कहता है फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट टैक्स पेबल बाय एक्स लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। कंप्यूटेशन टैक्स पेबल बाय एक्स लिमिटेड, यहाँ पे लिख दीजिए बाय एक्स एलटीडी, यानी कि कंपनी है, कोई एक्स लिमिटेड है, क्या है, कंपनीज है। अब इनकम का सोर्स कहता है बिजनेस इनकम 60 लाख, कैश क्रेडिट 20 लाख, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना है 3 लाख। तो देखेंगे कैश क्रेडिट क्या है आपको, ये सब मिलाकर 83 लाख है, ठीक ना। तो देखेंगे यहाँ पे कैश क्रेडिट का टैक्स का रेट कितना मैंने बताया हूं, तो 60%, सरचार्ज कितना है 25%, हेल्थ एजुकेशन तो लगेगा ही, तो इसको हमें अलग से निकालना पड़ेगा। 83 लाख है टोटल इनकम, इसमें से मुझे कैश क्रेडिट पे पहले टैक्स को कंप्यूट करना पड़ेगा। तो देखेंगे टैक्स ऑन कैश क्रेडिट कितनी की थी, अमाउंट देखेंगे, एकदम इजी वे से समझेंगे। कैश क्रेडिट का अमाउंट था आपको 20 लाख, तो मैं पहले 20 लाख पे लगाऊंगा टैक्स, ठीक ना। 20 लाख 2 3 4 5 6 एट द रेट ऑफ कितना 60%, कितना होगा 6 दूना 12 लाख, 2 3 4 5, ये हुआ 12 लाख। इस पे ऐड करना पड़ेगा मुझे, एड सरचार्ज एट द रेट ऑफ 25%, इसका सरचार्ज का रेट भी होती है, हाई होती है। तो किस पे लगती है सरचार्ज, तो जो टैक्स है उस पे कितना है 12 लाख का 25%, कितना होगा 3 चौक 12, ये हो गया 3 लाख, 2 3 4 5, ये टोटल कितना होगा 15 लाख। मैं यहाँ पे बाहर लिखूंगा 15 लाख, 2 3 4 5, यानी कि मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूं, किसी प्रकार का आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब अगर टैक्स ऑन अदर इनकम, ठीक है, टैक्स ऑन अदर इनकम, तो कितना टोटल था 83 लाख, जिसमें मैंने 20 लाख पे टैक्स लगा दिया, तो बचा कितना रिमेनिंग 63 लाख, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो, यानी कि टोटल था आपको 83 लाख, 2 3 4 5 माइनस 20 लाख पे आपने लगा रखा है, 2 2 4 1 5 6, ठीक है। कितना होगा एट द रेट ऑफ कंपनी का है, तो कितना होगा 25%, क्योंकि 1 करोड़ से कम इनकम है। 1 करोड़ से कम इनकम वाले पे कितना मैंने बताया था, मतलब 400 करोड़ से कम होगा, तो यहाँ पे कितना होगा आपको 25%, तो ये बचेगा 83 लाख में से 20 लाख या 63 लाख, 63 लाख पे 25% कितना होगा 15 लाख, और उधर 75, यानी कि 15,75,000, 15,75,000, ठीक है। इसको मैं ऐड करूंगा, कितना होगा 30,75,000, ठीक है। इस पे मैं ऐड करूंगा, ऐड हेल्थ एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ कितना होगा 4%, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 7.5 चौका 30, यानी कि 1,23,000, ये होगा 4 तिया 12। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तब जाकर के पता चलेगा। हाँ तो ठीक ही है, तो ये हो गया कितना 31,98,000, 31,98,000। ओ माय गॉड सर, बहुत आसान, एकदम आसान है। ये हो गया टैक्स पेबल बाय XLTD, ठीक है, टैक्स पेबल बाय एक्स लिमिटेड। आई होप आपको मेरी बातों को समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा क्लास, और मैं एक बार फिर लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी इनकम सेमेस्टर 3rd की स्टूडेंट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं इस
टैक्सेशन का मैं कंप्लीट क्वेश्चंस में करवाने वाला हूं। आपको एग्जामिनेशन में काफी हेल्प होने का है, क्योंकि अब एग्जामिनेशन आने वाला है। आप लोग को इंटरनल एग्जामिनेशन चल रही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन होने वाला है, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है जिसका इंटरनल हो चुका है, तो आप सभी को काफी हेल्प मिलेगा। और साथ ही साथ मैं इसका मेन क्वेश्चंस बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आता है। तो ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।